नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश ने एक बहुत ही अच्छी तस्वीर देखी थी जब सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े हुए थे। जब ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद सारी पार्टियों ने वहां निकल करके कहा कि हम सब एक हैं, हम देश के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे ये सियासी सीज फायर ज्यादा दिन चलेगा नहीं, सियासत जल्द ही इस पर तेज हो जाएगी। और हुआ ठीक वैसा ही। अब सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक सीज फायर का पूरी तरीके से अंत हो चुका है और वो भी बेहद ड्रामेटिक अंदाज में। अब राजनीति उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आप माने या ना माने, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और खुद देश की सरकार पर यह आरोप लगा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने पाकिस्तान को पहले से ही बता दिया था। यानी कि हमारे देश की सरकार और हमारे विदेश मंत्री, ऐसा कांग्रेस कह रही है, पाकिस्तान की मुखबिर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस बात से पाकिस्तान कितना खुश होगा। इसी मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस को अब पाकिस्तान परस्त कह दिया है। यह कहा है कि जो भी इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो सीधे पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर की स्क्रिप्ट से पढ़कर। बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें कांग्रेस के सांसद और नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को एक साथ दिखाया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि दोनों का एजेंडा एक ही है। इस पर कांग्रेस का पलटवार आया है। उन्होंने पीएम मोदी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक ही पोस्टर पर एक साथ दिखाया है। साथ ही याद दिलाया कि साल 2015 में नवाज शरीफ की पोती की शादी में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पहुंच गए थे। मतलब दोनों ही तरफ से एक से बढ़कर एक आरोप अब लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग हमारी पार्टी पर पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ अब हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। कुछ लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनते जा रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनने की भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग कभी देश के संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, और अब सेना पर और हमारी सुरक्षा पर भी जो है वो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे। भारत में कौन पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहा है? क्या ये सच्चाई जो जानने की कोशिश है या फिर राजनीतिक नजरिया ऐसा जिसमें सवाल और जवाब की कोई हद ही नहीं है? हमारे साथ राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस से अतुल लोंधे पाटिल हमारे साथ है और कांग्रेस समर्थक संजीव कौशिक भी हमारे साथ है। पूर्व डीजीएमओ जनरल विनोद भाटिया थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अतुल लोंधे पाटिल जी, आप इल्जाम तो आपने सीधा लगा ही दिया है कि सरकार ने पहले से सूचना दे दी थी पाकिस्तान को कि विदेश मंत्री पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, वो ऐसा क्यों करेंगे? उनको ऐसा करके क्या हासिल होगा? नहीं, ये बात तो पद्मजा जी वो खुद ही बता सकते हैं कि उनको हासिल क्या हुआ है। क्योंकि ट्रंप को क्या हासिल हुआ है, बिना हमारे जाने पलट में ट्रंप का आता है, 7 बार वो उसकी बात करता है बार बार, और उसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देते। तो सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि देश के स्वाभिमान संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी अंग्रेजी मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे से अच्छी होगी, आप ही इसका इंटरप्रिटेशन करिए, मैं आपको सुना देता हूं। At terrorist infrastructure, the start of the operation, we have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. कैसे जयशंकर जी खुद बता रहे हैं कि हमने क्या है, उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ स्ट्राइकिंग वी हैव इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान दैट वी आर स्ट्राइकिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज यू कीप अवे, बट दे चोज डिफरेंटली।
क्या मीनिंग है इसका? ये बात बाद में हुई है, पहले हुई है बात? नहीं, तो ये बात है, चलिए राजीव जेटली उसका जवाब दे देंगे, लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पे मेरा पूरा नहीं हुआ, एक मिनट। अच्छा बताइए। ऐसा नहीं, प्लीज हम डिबेट कर रहे हैं। हमने पहले से कहा कि आखिरी तक जब जब देश पे कुछ संकट आया, नेशनल इश्यूज रहा है, कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी रही है। लेकिन ये जो गद्दारी हुई है, ये जो मुखबरी हुई है, उस पर तो सवाल खड़े होंगे। पर उसमें जो आपने सवाल खड़े किए हैं, एक हाफिज सईद जिंदा है, अजहर मसूद जिंदा है, सैफुल्लाह जिंदा है, सैयद सलाउद्दीन जिंदा है। इन लोगों ने हमारे कई निरपराध लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा है। क्या ये इंफॉर्मेशन की वजह से वो भाग गए वहां से? जिन 6 लोगों ने पहलगाम के निहत्थे लोगों को मारा है, वो अभी तक मिले नहीं है। अतुल जी, मेरे को ये बताइए, आपने सारे अपने कंक्लूजन निकाल लिए कि इस वजह से वो सारे लोग भाग गए। मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, क्योंकि सारा आपने एनालिसिस कर दिया है कि सरकार ने मुखबिरी की, उसकी वजह से फला लोग बच गए, फला लोग भाग गए, फला लोग छुप गए। तो आप मुझे ये बताइए कि जो उनके 11 एयर बेसिस और सैटेलाइट सेंटर्स ध्वस्त हुए हैं, वो क्यों हो गए? पाकिस्तान की सरकार मूर्ख थी क्या कि अगर भारत ने उनको बता ही दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं, तो वो अपने एयर बेसिस, अपने सारे सैनिक, वो तो खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे 11 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर शामिल हैं। तो या तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अपने अफसरों की बलि दे दी, या फिर वो बेहद निहायत ही मूर्ख है कि हमारे बताने के बावजूद उन्होंने अपने आतंकियों को भी छोड़ दिया, अपने हैंगर्स को भी छोड़ दिया, अपने प्लेन्स को भी छोड़ दिया और अपने अफसरों को भी छोड़ दिया। अभी मैं आपको करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। पहली बात तो ये है कि ये बात जब पहले स्ट्राइक हुआ उसकी बात है। दूसरी बात, हम सरकार के साथ में, हम सरकार के आरोप नहीं लगाए, हमने एस जयशंकर पे आरोप लगाए, हमने नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाए, और आरोप नहीं है, सबूत के साथ रखे। सर, एस जयशंकर भी सरकार का हिस्सा है, वो देश के विदेश मंत्री हैं। बोलने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अतुल जी, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप कह रहे हैं हम सरकार के साथ है, हम सरकार के साथ है, हम एस जयशंकर के खिलाफ है। एस जयशंकर नहीं है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। उनका बयान भारत के विदेश मंत्री के तौर पर दिया गया है। क्या बात है, बहुत सही, एकदम आपने सही कहा। जो मैं कहना चाहता था, मैंने अगर कहा रहता तो आपने उल्टा कहा रहता। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, और बीजेपी का प्रवक्ता देगा ना जवाब, मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मेरा पक्ष तो रखने दीजिए। जब मुझे एक बात बताइए कि हाफिज सईद, अजहर मसूद, जिनको ये कंधार में छोड़कर आए थे, केंद्रीय मंत्री गया था छोड़ने के लिए, वो भी पहली बार ऐसी घटना हुई थी देश में, वो सारे जिंदा है। तब के स्ट्राइक किया था, स्टार्ट ऑफ उन्होंने कहा, और हमने उस चीज पर जब एस जयशंकर जो कहते हो, मैंने आपको फिर से सुनाया, क्योंकि बार बार उनको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। ये देश का मसला है, ये किसी पक्ष का मसला नहीं है। और ये देश के मसले में कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं है। कोई अगर गलती करता है तो उसको जाना ही चाहिए, उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो सरकार है तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि उसने देश के ठीक है, ये आपने बात सही कही है, क्योंकि आपके जो इल्जाम है वो सिर्फ पार्टी को लेकर नहीं है, वो सरकार और देश को लेकर है। चलिए, इल्जाम नहीं, जो आपके सवाल हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, तो इस राजनीतिक बहस को 3 सेकंड के लिए रोकते हैं और कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई थी, और मैं ये भी साफ कर दूं लोगों के सामने कि जो बात एस जयशंकर ने कही है, वो 8 तारीख को हमारे देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जनरल घई ने साफ साफ कही थी। क्या होती है पूरी प्रोसेस, वो मैं एक पूर्व डीजीएमओ जनरल भाटिया से समझना चाहती हूँ। उसके बाद हम एक राजनीति अलग रखते हैं थोड़ी देर के लिए। जनरल भाटिया, दर्शकों के लिए सिर्फ ये साफ कर दीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को हुआ था रात को, उसके बाद क्या ये कोई कायदा है कि दूसरे देश को बताया जाए कि फला फला हमने एक्टिविटी की है? ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसके मायने क्या है? ये हुआ क्यों? जनरल भाटिया सर। थैंक यू। मैं इस राजनीतिक डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा बिल्कुल साफ साफ। जो हमने 6-7 तारीख रात को किया, पहली बात तो वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब वर्ल्ड ओवर जो है, इसको लोग देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। और हमारी फौज ने जो काम किया, आर्म फोर्सेस ने, वो अनपैरेलल्ड है मिलिट्री हिस्ट्री में। शॉर्ट, शार्प, स्विफ्ट, ये पहली बात है। दूसरी बात है, हमने पहलगाम के लिए प्रिवेंटिव ऑपरेशंस करें। प्रिवेंटिव इसलिए क्योंकि पहलगाम हुआ, प्रिएम्प्टिव इसलिए क्योंकि हमको जो टेररिस्ट कैंप्स हमने वो डिस्ट्रॉय किया, टारगेट चुने और बहुत अच्छे टारगेट चुने। कब, कैसे
कहां और कितना मारना है, ये हमारा डिसीजन था। और जब हमारा डिसीजन होता है, जरूरी बात है कि हम पहले नहीं बताएंगे दुश्मन के हम यहां मारने आ रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। और डीजीएमओ जनरल घई ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हमने मार के उनको बताया है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कोई। और वो एस्केलेशन कंट्रोल होता है, एक एस्केलेशन लैडर जो होती है उसको कंट्रोल करना। हमने बड़ा रिस्पॉन्सिबल नेशन है, बड़े अच्छे रीजन नेशन है, रिस्पॉन्सिबल बात करी कि हमने उनको मारा और तब बोला उनको हमने ये किया है। और उसके बाद जो हुआ है, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को, उसका जवाब हमने 10 तारीख रात को दिया है, जहां पर हमने 11 बेसिस जो हैं उनके एयर डिफेंस के वो निकाले हैं। इससे जो पाकिस्तान के ऊपर जो अम्ब्रेला थी एयर डिफेंस की वो खत्म हो गई है। विच फोर्स पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान में मजबूर होना पड़ा, हमारे डीजीएमओ कॉल करके 10 तारीख को 3 बजे करीब, पहले 1:15 बजे कॉल किया, फिर 3 बजे करीब कॉल किया, 3:30 बजे, कि हम अभी सेजेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी सीज फायर नहीं है, ये सेजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है जो हॉस्टिलिटी शुरू हुई थी। तो ये मैं साफ साफ बताना चाहूंगा, ये सीक्वेंस इवेंट्स जो मैंने बताया आपको, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो दी है, और मैं जो पूर्व मेरा एक्सपीरियंस है एज ए डीजीएमओ, मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि बड़ा कैटेगोरिकल है। हम जो बताएंगे उनको उसके हिट करने के बाद बताएंगे। बिल्कुल, और यही क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में भी अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सर ये बताइए, ये कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है? अगर हमने उनको मार ही दिया है 7 तारीख को जा करके, तो फिर ये डीजीएमओ टू डीजीएमओ इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या ये कोई मिलिट्री प्रोटोकॉल होता है? क्या ये कोई कानून होता है? ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, मिलिट्री प्रोटोकॉल नहीं होता, दिस इज पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये मिलिट्री ऑपरेशन का पार्ट होता है। एक तरीका होता है करने का, एक हमारे एस्केलेशन लैडर होती है, अगर 2016 की पूरी स्ट्राइक्स लें, उसमें भी करने के बाद इमीडिएटली हमने बताया था कि हमने ये कर दिया है और ये हमने आपके लॉन्च पैड्स को हमने डिस्ट्रॉय करा है। ठीक है, 2019 में भी हमने जब जब्बा टॉप पे अटैक किया तब भी यही करा। तो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टू बी डन, दिस इज पार्ट ऑफ योर एस्केलेशन लैडर का जो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या करना हमने, दैट कंट्रोल इज बहुत जरूरी होता है वो, और वो हमने अच्छा किया और बहुत अच्छा किया है। तो ये नहीं कहना चाहता, मैंने ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पहले बताया होगा, पहले नहीं बता सकता कोई भी, पहले बताना भी नहीं चाहिए, अगर पहले बताते वो तैयार होते रहते। हमने हिट करने के बाद बताया है, एंड दैट इज अ गुड प्रोटोकॉल। अच्छा, एक और सवाल और एक और कंफ्यूजन मेरे दिमाग में है, और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। जैसा हमने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, यानी कि अभी ये जारी है, अभी हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए थामा है। तो अभी जब जारी ही है तो अभी बताने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं हो सकता जब सब हमने उनका काम तमाम कर दे तब हम ये सारी जानकारियां दें? अगर हम बीच में, जैसे कि हमने 8 तारीख को उनको बता दिया, तो वो अलर्ट नहीं हो जाएंगे? जनरल भाटिया, देखिए ऐसा है, जब ये ऑपरेशन करते हैं उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिटिकल एंड स्टेट होती है। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बहुत ग्रेट प्रधानमंत्री थे, वो ग्रेट स्टेट्समैन थे। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो उन्होंने बोला ये आर पार की लड़ाई होगी, आप प्रॉब्लम हुआ। तो 6-7 महीने के बाद किसी ने उनसे पूछा, भाई आप तो लड़ाई शुरू करते, आर पार लड़ाई शुरू करने वाले थे, तो कब शुरू कर रहे हो? तो उनका जवाब था, शुरू तो मैं आज कर दूं, खत्म कैसे करना है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो अभी हम जो करते हैं उसमें एस्केलेशन जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वी वांट टू बी ऑन टॉप। जो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे पॉलिटिकल एंड स्टेट था, और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने उसको अचीव कर लिया। और बड़े तरीके से ये सिनर्जी है जो पॉलिटिकल एंड स्टेट में और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में सिनर्जी जो है, एक एकता है जो, वो हमने कभी कम ही देखी है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इसको रहने दीजिए, इसके सिनर्जी को आप क्वेश्चन मत करिए, ये बहुत अच्छी सिनर्जी है और आगे के लिए हमको चाहिए होगी। ये नहीं कि एक ऑप सिंदूर जो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी पॉज है, हो सकता है ये दोबारा शुरू हो जाए। अभी इसके कोई, जैसे चीफ आर्मी साहब ने बोला, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी, ये चल रहा है अभी। तो आई थिंक दिस डिस्कशन जो है, हमें देखना चाहिए कि इसमें अननेसेसरी जो हमारे जो प्लान्स में और हमारे फौज पे कोई असर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं आपको बिल्कुल भी पॉलिटिकल डिस्कशन में घसीटना नहीं चाहती, बस सारा पर्सपेक्टिव देने के लिए जनरल भाटिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस थोड़ी देर अगर आप हमारे साथ रहें, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपसे करना पड़े। राजीव जेटली, चलिए मिलिट्री पोजीशन तो यहां साफ कर दी गई है, पर एकता का जो संदेश है हमारे देश से, सरकार और विपक्ष का, वो तो दोनों तरफ से है ना। जैसे कहते हैं कि मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती। उन्होंने 4 सवाल आपसे पूछे, आपने उनको मीर जाफर बोल दिया और आसिम मनीर का एजेंट बोल दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है सर, कहां गई हमारी एकता? राजीव जेटली।
पद्मा, कितनी अजीब सी डिबेट हो रही है। देखिए, हमने भी देखा है, बहुत सारी डिबेटें कर रहे हैं। आज लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं चैनल्स के ऊपर डिबेट करते हुए। हमने कभी ऐसी डिबेट नहीं करी थी जहां अकाउंटेबिलिटी इस बात के लिए सेट की जाए कि कितना अंदर घुस करके मारा गया। हमने तो 650 लोगों की जानें गंवाई हैं यहाँ पे 2005 से लेकर 2008 के बीच में। हमने तो लाजपत नगर का बम ब्लास्ट देखा है, मुंबई का बम ब्लास्ट देखा है, ट्रेन ब्लास्ट देखा है, मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ है वो देखा है, अहमदाबाद का टेरर अटैक देखा है, जयपुर का टेरर अटैक देखा है, बेंगलोर का टेरर अटैक देखा है, हैदराबाद का टेरर अटैक देखा है, अहमदाबाद का टेरर अटैक देखा है। ये सब जब अटैक हो रहे थे ना, उस वक्त पे 650 जानें गंवाई गई थी। ये चर्चा नहीं हो रही थी कि हम पाकिस्तान में जाकर के मारेंगे, ये चर्चा हो रही थी कि हम दस्तावेज लेके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे, क्योंकि कॉलोनियां हमारे देश में बसी हुई थी आतंकवादियों की। वो कॉलोनियां जो आतंकवादियों की पाकिस्तान में बसी है, उन कॉलोनियों को पाकिस्तान में जाकर के नष्ट करने का काम किया जा रहा है। उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी कॉलोनियां नष्ट करी आपने। अरे आपकी तो विल ही नहीं थी, आप में तो दम ही नहीं था, आपकी तो ये कभी कल्पना भी नहीं रही थी कि पाकिस्तान की तरफ हम घुस भी सकते हैं, आतंकवादियों को वहां जाकर के भी मारा जा सकता है, वहां पर भी हमारी जो होती है मिसाइल अटैक किया जा सकता है, वहां पर भी सर्जिकल अटैक किया जा सकता है। ये तो कल्पना ही नहीं थी, आपने पहले से क्यों बताया? और आप उनको गद्दार बोलेंगे, आप उनको पाकिस्तान नहीं, यही अरे नहीं, पाकिस्तान परस्त तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं। हमारे से जो तस्वीर बनी है, मुझे लगता है इसमें कुछ कमी रह गई है, क्योंकि स्टिल तस्वीर के अंदर आत्मा नहीं दिखाई जा सकती है कि कैसे आपकी आत्मा उनके जनरल में बसती है। अगर ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है तो हम वो भी करते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी कोई फोटो या तस्वीर बन सके जिसमें इनकी आत्मा उसमें दिखाई जा सके तो हम वो भी करेंगे। मुद्दा यहां पर यह है कि जब देश को बड़ी चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा था, उस वक्त पर सरकार क्या कर रही थी? आज वो सरकार, अच्छी बात है, ये हमसे पूछ रही है कि पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह पे आपने अटैक किया, कितने आतंकवादी मरे पाकिस्तान में जाकर के। आप सोचिए, पाकिस्तान में जाकर के मारे। ये कल्पना कभी करी थी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर? कभी सोचा था आपने कि पाकिस्तान के अंदर भी घुसा जा सकता है? कभी सोचा था वहां पर मिसाइल अटैक करेंगे? मुद्दा यह है कि आज आप पूरी तरह से जब विफल रहे, आज हमसे कह रहे हैं आपकी सफलता की कुंजी हमारे सामने रखिए। अरे हमारे डीजीएमओ ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने सारी डिटेल्स आपको दी। इससे ज्यादा डिटेल्स वो आपको नहीं दे सकते हैं। और मैं तो एक मैगजीन में स्टोरी पढ़ रहा था जिसके अंदर ये लिखा था कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इतनी इंटेलिजेंट वर्किंग करी कि कुछ ऐसा उड़ाया जिसको उन्होंने एयरक्राफ्ट समझा और उन्होंने उसके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश करी। खैर, ये डिटेल्स सार्वजनिक करने वाली बातें नहीं थी, लेकिन बार बार अगर हमें एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी, कब आया उनका मिसाइल, कैसे टकराए, आपके बेस कौन से हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, कौन से यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर, अगर ये सब डिटेल मांग रहे हैं तो यही डिटेल तो पाकिस्तान मांग रहा है, वो भी यही बात कर रहा है जो आप ये बात कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा था, एआई बेस्ड अगर कोई ऐसी वीडियो बन पाए तो उसमें राहुल गांधी जी की आत्मा को उसमें डालना पड़ेगा। सबसे बेहतर तस्वीर वो हो सकती है। मैं तो अमित मालवीय जी से कहूंगा एक और तस्वीर बनाएं, इस तस्वीर के अंदर इस तरह की डिटेल दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बताएं कि 650 लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्या काम किया आपने? बताइए, कितने आपने सर्जिकल स्ट्राइक करे, कितने आपने अटैक करे? नहीं, अरे अभी आप तो अभी आप पास में नहीं जाते, अभी की बात बताइए। और सबूत सारे आपके सामने रखे गए हैं। जो आपने सवाल पूछे हैं अतुल जी, वो तो कल स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स जो शशि थरूर की अध्यक्षता में थी, जिसमें आपके दीपिंदर हुड्डा भी शामिल है, जितना मेरा ख्याल है उसमें राजीव शुक्ला जी भी शामिल है, उनके सामने जो विदेश सचिव है मिश्री साहब, उन्होंने बकायदा पूरा अपना डिटेल दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सच में पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है पूरे बयान को। 2 बार क्लैरिफिकेशन आ चुका है विदेश मंत्रालय से, विदेश सचिव से, विक्रम मिश्री से। सुनिए, और मैं अपेक्षा करता हूं जिस शांति से आपने राजीव जेटली जी को सुना, उसी शांति से आप मुझे भी सुनेंगे। पहली बात तो, राजीव जेटली जी, बॉम्बे में आए हुए अति आतंकवादी वापस नहीं गए, वहीं मार दिए गए और वहीं फांसी पे लटका के गाड़ भी दिए गए। तुम्हारे जैसे नहीं किया गया। फिर मैं भी 2001 का संसद का हमला बता सकता हूँ, अक्षरधाम का हमला बता सकता हूँ, और आपने 1989 में और 1999 में खुद जाके जो आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया वो हमने नहीं किया, तो किसका आत्मा कैसे बचता है ना? ये देखो, बिन बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं ना, इसकी तस्वीरें। ये है देश के गृह मंत्री अमित शाह, आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन पठानकोट में किया था। ये पहली बार हुआ है 70 साल में। इसका आत्मा कहां बैठता है?
ये तुम्हारा निर्मल तो सिंह, बीच में नहीं बोलता हूँ। निर्मल सिंह छोटी डिप्टी सी सीएम, बात मैं बीच में जरूर बोला नहीं था राजीव मैंने जेटली जी। कहा था कॉलोनियां यहीं थी, वहां जाने की जरूरत राजीव नहीं जेटली थी। जी, ये तुम्हारा डिप्टी सीएम है। सॉरी मैं रोकता नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। एक छोटी सी बात बीच में डाल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करना। मेरा वक्त भी आप ले लेना, मेरा वक्त भी आप ले लेना, मेरा टाइम भी आप ले लेना। मैं छोटी सी बात डाल रहा हूँ। अरे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी जब कॉलोनियां यहाँ पे थी आतंकवादियों की? मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे। चलिए बात पूरी कीजिए। मैं बीच में बोल सकता था, मैंने पूरा शांति से आपका सुना और आपका नैरेटिव आपको बताया। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं उस पार्टी का कार्य करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम दिया, बीजेपी के साथ, अंग्रेजों के साथ मुखबरी नहीं की और आजाद हिंद सेना के खिलाफ हमने भर्तियां भी नहीं करा पड़ता। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। किए हमारे लाल बहादुर शास्त्री पूरे लाहौर तक घुस गए थे, हमने वो करके दिखाया जो तुम्हारे करने की हिम्मत नहीं। अगर 3 दिन मिलिट्री को और दे देते तो मैं बताता हूं आपको, आज जड़ से उखाड़ के फेंक देते थे पूरा आतंकवाद को। क्योंकि आतंकवाद और पाकिस्तान की मिलिट्री एक है, ये हमने डिस्कशन किया है। क्योंकि मिलिट्री की सारी लोग उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जिनको मारा हमने, उनके मैयत में खड़े थे, उनके नमाज पढ़ रहे थे उनके लिए, फिर भी आपने उनको छोड़ दिया। दूसरी बात, वो कौन डिक्लेयर करता है? वो डिक्लेयर करता है ट्रम्प। सोवरेनिटी का सवाल है हमारा। सर अभी इसकी बात करते हैं जो आप विदेश मंत्री के, क्योंकि सर एक बार में एक ही चीज हम एड्रेस कर सकते हैं ना। आपने बोला एक सेकंड, बीजेपी का प्रवक्ता सारा एड्रेस कर सकता है, नहीं उनको भी रोका मैंने बीच में, और आपने शुरुआत में आराम से 5 से 10 मिनट लिए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है सर, आपने जो विदेश मंत्री के बारे में बोला है वो एक प्रोसेस है, बात किसने की? डीजीएमओ ने की, डीजीएमओ ने की। आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई नो व्हाट इज द प्रोटोकॉल। मुझे नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर बटन, मुझे मालूम है। डीजीएमओ को जो परमिशन दी जाती है वो मंत्रालय से दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर से दी जाती है। डीजीएमओ जो कहता है हमको विश्वास है, मिलिट्री ने जो भी ब्रीफिंग किया उसमें विश्वास है। हमने एक शब्द से पूछा नहीं है कि आपने पाकिस्तान में, बिल्कुल आपको विश्वास है ना जो मिलिट्री ने ब्रीफिंग की है? मिलिट्री ने ब्रीफिंग करके दूसरे ही दिन बता दिया था कि हमने ऑपरेशन करने के बाद 7 तारीख को ऑपरेशन करने के बाद सूचना दी। देख रही है किस तरह से आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते, पब्लिक देख रही, दर्शक देख रहे। क्योंकि सर आप मुद्दे पे बोलेंगे, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, पर हम इधर उधर जा करके हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, हम बात करें कि भाई पार्लियामेंट अटैक में क्या हुआ था। आपने सवाल उठाया है एस जयशंकर को लेकर के। एस जयशंकर का मुखबिर होने का जहां तक सवाल है ना, मैं आपको एक और बात सुना देती हूं। हमारे जो एयर डिफेंस के चीफ है, आर्मी एयर डिफेंस के चीफ है, उन्होंने मिलिट्री को सलाम है, मिलिट्री को सैल्यूट है, हमारे एयरफोर्स, हमारी आर्मी ने जो काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मिलिट्री को सलाम कर रहे हैं। अब उस जयशंकर पे सवाल खड़ा किया है, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देश के संप्रभुता के साथ, देश के सुरक्षा के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए सवाल खड़े होंगे। ठीक है, तो संप्रभुता के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यही सवाल पूछा गया था डीजी एयर डिफेंस से। उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। उनका सवाल ही नहीं है। Rahul Gandhi tweeted, informing Pakistan at the start of our attack was a crime. Does the Indian defense mechanism ever tell the adversary, tell the enemy that this is what we're going to strike? For any conflict to be successful, a surprise is the greatest element. And the very fact that, we got 100 terrorists, if not more, in their respective places where the camps were. I mean, that itself gives you an answer. तो ये है डीजी आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर डकुन्हा। उनसे पूछा गया क्या हम कभी एडवांस में इंफॉर्मेशन देते हैं? उन्होंने कहा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होता। अगर हमने पहले से बताया होता तो हम 100 आतंकवादियों को ढेर नहीं कर पाते। अतुल जी, बिल्कुल, मुझे इस देश की सेना पे गर्व है। इस देश की सेना ने जो 3 दिन में किया, और कुछ 3-4 दिन मिल जाते तो आतंकवाद जड़ से उखड़ जाता। एस जयशंकर ने खुद कहा है, एट द स्टार्ट ऑफ स्ट्राइक वी हैव इन्फॉर्म्ड, उन्होंने कहा कि वी आर स्ट्राइकिंग, यानी हम करने वाले हैं। ये सारा मैंने आपके इस भी सुनाया, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो इस देश के विदेश मंत्री को इस तरह से उनको इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत थी? पहले डीजीएमओ ने जो कहा उस पर हमें भरोसा है, मिलिट्री ने जो ब्रीफिंग दिया उस पे हमें भरोसा है। तो फिर कैसे 100 लोग को मार पाते? अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होता तो कैसे मार पाते 100 आतंकियों को? कैसे आप मौलाना मसूद अजहर के मरकज पर हमला कर पाते? कैसे वहां पर लोग मौजूद रहते? अतुल जी, बस आप इतने सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होता, या फिर पाकिस्तानी इतने मूर्ख है कि पता होने के बावजूद भी वो सरप्राइज हो गए? एक बात आप समझ लीजिए, हाफिज सईद जिंदा है, ओरिजिनल था ना, वहां पर हेडक्वार्टर था ना। अजहर मसूद जिंदा है, जिसको ये लोग छोड़कर आए थे।
तो क्या ये फिक्स्ड मैच? सैफुल्ला, सुनिए ना, जो सैफुल्ला जिंदा है ना, जिसने पहलगाम का मास्टरमाइंड है, वो जिंदा है। अजहर मसूद जिंदा है, हाफिज सईद जिंदा है, सलाउद्दीन जिंदा है। अच्छा, और मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप मुझसे सवाल मत पूछिए, सवाल एस जयशंकर से पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों इन्फॉर्म किया? राजीव जेटली, तो यानी कि जो 100 लोग मारे गए हैं वो दिखावे के लिए आपने इधर उधर मरवा दिए, जो मुख्य कैरेक्टर्स थे वो तो अभी भी जिंदा है। मौलाना मसूद अजहर को क्यों भगा दिया? ये आप देश की सेना के साथ आप खिलवाड़ मत करो। देश की सेना ने सर्वोच्च पराक्रम किया है, और 3-4 दिन मिल जाते, धूल में मिट्टी में मिल जाते थे। बताइए राजीव जेटली, ये 100 क्या 500 मरते अगर आप पहले से उनको आगाह नहीं करते। आप एस जयशंकर और इस देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इन्होंने संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज किया, ये ट्रम्प के सामने झुक गए, सिंदूर का सौदा हो गया। जवाब तो देने दीजिए, आपने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है कि देश की संप्रभुता को बेचा गया है, देश की संप्रभुता को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया। जवाब सुनिए, बताइए राजीव जेटली, सीधा सवाल है, मौलाना मसूद अजहर क्यों नहीं मरा? क्योंकि आपने उसको पहले से ही चिढ़ा दिया, 150 इधर आपने मरवा दिया ऐसे ही। देखिए, एक बात की तो खुशी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 4 दिन और दे देते तो आतंकवाद का सफाया हो जाता। ये इस बात की खुशी है। वो खुशी क्यों है? क्योंकि आतंकवाद दशकों पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन इन्होंने आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ दिया। पहली बार देश का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई आतंकवाद पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया। जो डर इनके अंदर रहता था ना, ये जो डर इनके नहीं, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं। आपने बोला ना, मैं आपके बीच में मैं चुप कर गया था उस टाइम पे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो डर था ना आपके अंदर, ये कांग्रेस नहीं, अब ये नहीं, अब ऐसा नहीं। आपको टाइम दे, अतुल जी आपको टाइम दे देता हूं। आप बोलिए, चलिए बोलिए, पहले बोलिए, एक एक करके अतुल जी प्लीज बोलिए, पहले बोलिए, पता चल गया है। आप बोलिए ना पहले, हमने कहा उसके बाद मैं बोल दूंगा। जो मुद्दे की बात है ना, जो आप सुनना नहीं चाहते, मैं वही बोल रहा हूँ। जो आप सुनना नहीं चाहते, मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए ओवरलैप कर रहे हैं मुझे। तो मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। आपने आपकी तारीफ करी है, आपको प्रेस कर रहा हूँ मैं इस बात के लिए, आपने एक्सेप्ट तो किया कम से कम। ठीक है, मैं आपसे एक बात, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसी पे भी। मैंने अतुल जी की तारीफ करी। कभी कोई दूसरी पार्टी का प्रवक्ता तारीफ करता है? मैंने कहा इनको कि इनको प्रेस कर रहा हूं मैं इस बात के लिए कि इन्होंने एडमिट किया इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि ये दशकों पहले आतंकवाद खत्म हो जाता, लेकिन इनके मन में एक बात रखी हुई थी कि अगर हम आतंकवादियों को मारेंगे तो हमारे देश का मुसलमान जो वोटर है वो हमसे छिटक जाएगा। अरे वही मुसलमान देश का खड़ा होकर बोल रहा था पाकिस्तान के अंदर एक एक आतंकवादी ठिकानों का सफाया होना चाहिए। तो अगर आपके मन से डर निकल जाता ना, तो आतंकवाद दशकों पहले खत्म हो जाता, जिसके लिए आप हमें कह रहे हैं कि 4 दिन और होते तो जड़ से खत्म हो जाता। अरे ये तो मान लिया आपने कि हमने कितने अंदर घुस करके मारा कि 4 दिन में हम उस काम को कर सकते थे जो आप दशकों में। मसूद अजहर बच गया, वही तो वो कह रहे हैं कि ये दिखावा है। मसूद अजहर बच गया क्योंकि आपने बता दिया, मसूद अजहर बच गया क्योंकि आपने बता दिया, ये उनका इल्जाम है। अरे एक भी मैंने तो पद्मा जी सबसे पहले ये बात ही बोली थी, कॉलोनियां वहां से आतंकवादी अपने देश में भाग रहे हैं, आगा है वो अपने देश से डर के भाग रहा है। मसूद अजहर अगर भागा तो बाद में रोया कि मेरे परिवार वाले मर गए, मेरे परिवार वाले मर गए। मतलब सोचिए, अपने देश में भागे फिर रहे हैं कि भारत की मिसाइल हमारे ऊपर ना आ जाए, उनका अटैक हमारे ऊपर ना हो जाए। और वही इसीलिए तो मैंने शुरुआत कॉलोनियों से करी थी। ये कॉलोनियां देश में थी, अब पाकिस्तान में भी नहीं रहने वाली है। और हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। ये 4 दिन आपको मिलेंगे सुनने के लिए, देखिएगा आप जड़ से उखाड़ेंगे इस आतंकवाद को, हम जड़ से उखाड़ देंगे। संजीव, मैं कहूंगा कि आप दोबारा से इस तारीफ को करिएगा। संजीव कौशिक जी, मसूद अजहर तो खैर रो ही रहा था, उसके 6 घर वाले और 4 उसके जो लेफ्टिनेंट थे वो जब मारे गए, वो तो खैर रो ही रहा था कि काश मेरे को भी मार दिया होता। अभी उसका भी शायद वक्त आ जाएगा। लेकिन इस बीच में ये जो बयानबाजी चल रही है, ये पाकिस्तान टीवी पर किस तरीके से उछाली जा रही है, ये देखना भी जरूरी है। बयानबाजी यहां हो रही है, संजीव कौशिक जी मजे बोले, मुझे जवाब देना। आ रही हूँ सर। संजीव कौशिक अभी इंतजार ही कर रहा है। अतुल जी आपके पास भी आ रही हूँ, बताइए। यहाँ जयशंकर का भी चल रहा है ना पाकिस्तान में, वो भी दिखाओ। वो भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, वो भी अगला दिखाऊंगी। हाँ, दो बातें हैं, ये आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है कि कौन सा वीडियो आप चलाएंगे और कौन सा वीडियो इग्नोर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री का भी वीडियो चल रहा है और बड़े जब आप उसको दिखाएंगे तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से वो पोस्टर बॉय बने हुए हैं पाकिस्तान में। 2 बातें हैं, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है और देश के अमन चैन को खतरा किससे है, इस पर बड़े गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान से प्रायोजित कुछ आतंकवादी आते हैं, तकरीबन 2.5 दर्जन हमारे निर्दोष नागरिकों को मार डालते हैं और धर्म पूछ के वो मार डालते हैं।
फिर भी देश का अमन चैन बरकरार रहता है। सबसे पहले ट्वीट कौन करता है? उसके कल होके भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की इकाई एक ट्वीट करती है कि जात पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा। ये अमन चैन बनाने की बात हो रही थी? मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ था वैसे। हाँ। ये अमन चैन बनाने की बात हो रही थी या बिगाड़ने की बात हो रही थी? ठीक जब कार्रवाई चल रही थी, हिंदुस्तान की पूरी विपक्षी पार्टियां एक पैरों पे खड़ा होकर सरकार के साथ खड़ी थी, भले देश के प्रधानमंत्री उसमें नहीं हो, लेकिन सारी पार्टियां ये कह रही थी कि आप कदम उठाइए और पाकिस्तान को उस चरम पे, उस जगह पे पहुंचा दीजिए कि दोबारा वो उठ के खड़ा न हो। उस समय ट्वीट आता है भारतीय जनता पार्टी के इकाई का, क्या ट्वीट आता है कि ये एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की सरकार नहीं है। उस समय ये अमन चैन बनाने की बात हो रही थी, राजनीति कौन कर रहा था। और आज यदि जयशंकर साहब यदि इस तरह का सवाल करते हैं तो ये गद्दारी है या देश के प्रति ईमानदारी है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। देश के विदेश मंत्री से क्या इतनी हल्की बातें, या इतनी नासमझ तो है नहीं, पढ़े लिखे एक इंसान है, तो उनसे इस तरह की बातें सुनने के बाद में भी आदमी इग्नोर कर दे कि नहीं ये सामान्य सी बात है। सर हल्की बात कैसे है? वैसे मेरे को लगा कि इसीलिए मैंने शुरू में ये थोड़ा सा राजनीतिक बहस रोक करके पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा था जनरल भाटिया से कि क्या क्या हुआ है, पर शायद वो क्लियर नहीं हो पाया। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी जनरल भाटिया से। एक सेकंड जो अच्छा चलिए बात पूरी कीजिए। देश के गद्दारी के साथ की बात पूरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी से हमको एक बात यहां पूछनी है कि आखिर पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम क्यों है? बिन बुलाए बिरयानी खाने आप चले जाइए प्रेम दिखाने, वहां जाके जिन्ना के मजार पे आप जाके चादर उड़ा दीजिए, सेकुलरिज्म का चादर उड़ा दीजिए। आप पाकिस्तान के आईएसआई को पठानकोट में बुला लीजिए, खुद आए आपके यहाँ बिरयानी खाए और खुद को पाक साफ बता के चला जाए। वो इतना प्रेम दिखाइए आप। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि इस ऑपरेशन को बीच में रोका क्यों? पूर्ववर्ती सरकारों ने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, इस बार उम्मीद थी कि आप 3 टुकड़े तो रुका ही नहीं। संजीव जी फिर पूरी मैंने रामायण सुना दी, आप आकर के मुझे बोल रहे हैं इस बार सीता कौन है? अभी तो मैंने शुरुआत में बताया था, पूरी दुनिया बता रही है ऑपरेशन सिंदूर रुका ही नहीं है सर। इस बार 3 ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है। The operation is not over, sir. Paused है। पूरी दुनिया बोल रही है ceasefire नहीं है। फिर जश्न का है का? पूरे हिंदुस्तान में जो जश्न का माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि उनके 100 आतंकियों को मारा है आपने, जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को खत्म किया है। आपको सैटेलाइट फोटो भी दिखा दी इस बार। इतने बड़े बड़े गड्ढे उनके रनवे में हो गए हैं। 6 जून तक उनका नूर खान एयरबेस बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी एयरफोर्स ने जाकर के उसको खत्म कर दिया रनवे को। हमारी तरफ से एक आखिरी लाइन कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी भी नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि देश के सेना के ऊपर पश्चिम खड़ा करे, और किसी ने किया भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार सेना को आगे करके पीछे से राजनीति कर रही है। सेना से कोई प्रश्न नहीं है, सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सेना पहले भी ताकतवर थी, आज भी है और कल भी रहेगी, घुस के मारेगी और नेस्तनाबूद करेगी। लेकिन अचानक जब आप हाथ रोक देते हैं, जब लगता है पूरे हिंदुस्तान खून में उबाल रहता है और लगता है कि इस बार उसकी कमर टूटेगी, आप किसी और देश के प्रेशर में आकर के आपसे पहले कोई ट्वीट कर देता है, मध्यस्थता कर देता है, ये बेहद शर्मनाक है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना है। इसलिए बड़ी परेशानी। आप क्या ये कह रहे हैं, मैं आपसे सीधा पूछ लेती हूँ, आपको सच में ये कह रहे हैं कि हमारे देश की सरकार और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स लीक की? क्या आप ये कह रहे हैं? सवाल यह है कि जो देश के विदेश मंत्री ने कहा उसका आप ये कह रहे हैं, क्या मतलब है? उसका यही आशय आपने कहा? यही आशय है और पाकिस्तान में यही चलाया जा रहा है। अतुल लोंदे पाटिल से तो वही बात दोबारा वो हो रही है ना, मजबूत हो रही है कि जो इंटरप्रिटेशन जयशंकर की बाइट का पाकिस्तान निकाली है, उस वही मिस इंटरप्रिटेशन आप भी कर रहे हैं। नजम सेठी भी तो यही कह रहे हैं, वो भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। पद्मजा जी, एक अहम मुद्दा अभी मैं रखता हूं यहाँ पर, भटिया साहब भी। अहम मुद्दा यह है कि हमने जब सीजफायर एक्सेप्ट किया, उस वक्त सीजफायर एक्सेप्ट करने का एक कंडीशन ये भी हो सकता था कि अजहर मसूद, सैफुद्दीन, सलाउद्दीन, हाफिज सईद, इन सबको जब तक आप हमें सौंपते नहीं तब तक हम सीजफायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन 6 लोगों ने पहलगाम में, जिन 6 आतंकवादियों ने, हरामखोरों ने इस देश में आकर निहत्थे लोगों को मारा, उन लोगों को हमारे हमको सौंप नहीं देते तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। तो कितना अच्छा होता। आप तो ये दिखाते रहो, पाकिस्तान का टीवी अपना दिखाता रहेगा और हम भी उसी लेवल पे जाएंगे। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है इंडिया। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी 1962 में सवाल पूछते थे तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, 71 में सवाल पूछा, स्पेशल सेशन बुलाया गया। 1999 के कारगिल के बाद उन्होंने किसको बुलाया था? मिलिट्री शासक को बुलाया था चर्चा करने के लिए। आगरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही चर्चा करके नाश्ते पे निकल गया था। तो सवाल देश के साथ सब इकट्ठे खड़े रहे हैं। जब देश के विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप होते रहे और वो दोनों चुप रहे, वो 7 बार कहा है ट्रंप ने, भारतवर्ष बहुत मजबूत है पद्मजा जी,
और 7 बार का जवाब अगर प्रधानमंत्री कहते ना 7वां नहीं 70वां बेड़ा आया तो भी राजीव जेटली जवाब दे दीजिए। देखिए तो मतलब सीज फायर भी आपने कमजोर फुटिंग पे एक्सेप्ट कर लिया। जब आप मार सकते थे आपने सेना के हाथ बांध लिए। पहले सेना को आपने कमजोर किया पूरी इंफॉर्मेशन दे करके, फिर आपने सेना के हाथ बांध दिए। सेना को बीच में मत लाओ, इस देश के विदेश मंत्री से सवाल पूछो। अरे उन्हीं से कह रहे हैं सर कि सेना के हाथ सरकार ने बांधे। राजीव जेटली देखिए पद्मा जी, पहले मैं 3 बातों को स्पष्ट कर दूं, शायद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसको बार बार हमने इस बात को मेंशन किया, देश के प्रधानमंत्री ने भी, यही MA मतलब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी, और यही बात DGMO मतलब हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवल चीफ, तीनों ने एक बात कही कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान का आम व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन वहाँ का आतंकवादी है। और मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर रहने वाला भी ये सोचता होगा अगर भारत के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से इस कचरे को साफ कर दे तो हमारे देश के अंदर भी सुधार आ जाएगा। तो हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि हम पाकिस्तान से नफरत नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाम से नफरत नहीं कर रहे हैं, हमें उस आतंकवाद को उखाड़ करके फेंकना है। यही बात आपने देखा EM ने बोली, उन्होंने भी यही बात कहा कि हमारी मिलिट्री एक्शन मिलिट्री के खिलाफ नहीं है, अगर वो एंगेज होंगे तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद, और दूसरी बात हमारे पास अतुल जी, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा, वो इंटेलिजेंस इनपुट सुनिए आपकी सरकार में, आपको अब सुनिए वो इंटेलिजेंस इनपुट सुन तो लीजिए, वो इंटेलिजेंस इनपुट आपकी सरकार में आपको भी मिलते होंगे। केवल इच्छा शक्ति की कमी थी, केवल इच्छा शक्ति की कमी थी। हम जिस काम को कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, हम जिस काम को कर रहे हैं, आप यूं ही बोलते रहिए पाकिस्तान की भाषा, लेकिन हम उन आतंकवादियों को साफ करके ही दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक जैसा अभी पद्मा जी ने बोला, हमने पॉज किया है, हमने रोका नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ना आतंकवाद के खिलाफ चलती रहेगी। और ठीक है, ये पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है या ये एक नई ब्रांड की राजनीति है, और क्या ये राजनीति देश स्वीकार करेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। लेकिन उम्मीद यही थी कि जिस तरीके की तस्वीर हमने पहली ऑल पार्टी मीटिंग में देखी थी, उसी तरीके की तस्वीर उस वक्त भी रहती जब हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन अभी दुनिया भर में जाने वाले हैं और एक सुर में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताने वाले हैं।